आज हम पढ़ेंगे रीतिकालीन काव्य में अभिव्यक्त काव्य की धाराएं। रीतिकालीन काव्य में यूं तो अनेक प्रकार की काव्य धाराएं प्राप्त होती हैं। जैसे 3 काव्य धाराओं के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। अब या तो इन्हीं काव्य धाराओं के अंदर उनका समावेश कर लिया जाए जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, या फिर उनको अलग से भी शामिल किया जा सकता है। चूंकि आलोचकों का ध्यान उन रचनाओं की ओर नहीं जा पाया, इसलिए रीति मुक्त काव्य धारा में ही उनकी बात की जानी चाहिए। वो रचनाएं हैं जो भक्ति काल की परंपरा में जो धाराएं चल रही थी, वो तो ना तो रीतिबद्ध थी ना तो रीति सिद्ध थी, वो तो रीति मुक्त में ही आती थी। उसमें श्रृंगार की थी धाराएं, नहीं, भक्ति की धाराएं थी, विविध भक्तियाँ थी। कृष्ण को आराध्य बना करके, राम को आराध्य बना करके, राजुल की 12 मासी को आराध्य बना करके जैन परंपराओं की रचनाएं हुई हैं। श्रमण परंपरा जिसका नाम आया है, और नीति की रचनाएं बहुत सारी हुई हैं, पांडुलिपियों के तौर से प्राप्त होती हैं। उनको रीति मुक्त काव्य धारा में ही गिना जाएगा। चूँकि रीतिकाल के बारे में यह निश्चित हो गया है कि जिन ग्रंथों में श्रृंगार है, रस है, अलंकार, शब्द शक्ति, नायिका भेद आदि सारे श्रृंगार की उपागम हैं, श्रृंगार को ही महिमा मंडित करने के लिए अलंकार आते हैं, छंद का परिवर्तन आता है, नायिका भेद का वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन आदि। इसलिए इस काल को श्रृंगार काल का नाम भी दिया गया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। कुछ लोगों ने कला काल भी नाम दिया है, लेकिन वो वाली बात के लिए हम दोबारा फिर बात करेंगे। अभी तो इतना समझना चाहिए कि श्रृंगार, वीर, कला, भक्ति, तरह तरह की धाराएं हैं। इतना तो निष्कर्ष माना जाना चाहिए सभी को कि इस युग में अलंकरण रीति शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। इस मामले में रीतिकाल नाम की सार्थकता को ही मान करके आगे बात कही गई है, और 3 परपाटी या 3 काव्य धाराओं या 3 प्रकार की रचनाएं इस पर मिलती हैं इस काल में। पहले रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा में रीति की परपाटियों का ही अनुकरण किया जाता है, बंधी बंधाई परपाटी के अनुसार ही काव्य रचना की जाती है। इसीलिए रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि कहलाए। केशव, चिंतामणि, मतिराम, देव, सेनापति, मति, पद्माकर आदि कवि इसमें आते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा होती है कि जिसमें कवि ने अपने सामने रीति की परिपाटी या मर्यादा को सामने तो नहीं रखा, लेकिन चूंकि वो विद्वान है, उसने सब काव्य शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन जब रचना करने लग जाते हैं तो उनकी रचनाओं में स्वतः ही रीतिकाल की परिपाटी के अंश झलकने लग जाते हैं।
उन्होंने छंद ग्रंथ नहीं लिखे, अलंकार ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन जो भी लिखा है उसमें रीति की जो परंपराएं परिपाटी स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे कवियों को रीति सिद्ध परंपरा का कवि कहा गया। ऐसे रीति सिद्ध काव्य धारा में बिहारी जैसे कवि आते हैं, बिहारी हैं, वृंद हैं। इनके बारे में कहा गया है कि रीतियां सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर के इनके दोहों में सिद्ध हो गई हैं, आबद्ध हो गई हैं। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसई। ये वृंद कवि का भी वृंद सतसई है, दोनों में ही रचनाएं मिलती हैं। अब इनके नाम से परंपरा इसलिए क्योंकि इस प्रकार की रचनाएं कम मिलती हैं, लेकिन जो भी इनकी रचनाएं मिली हैं उनमें इतनी बेजोड़, इतनी दमदार हैं कि इस अलग से काव्यधारा का उल्लेख किया जाने लगा। तीसरी परंपरा है रीति मुक्त काव्यधारा। ये रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत एक तो आपने सुना है घनानंद आलम बोधा ठाकुर, जिन्होंने स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता की है। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने इन रीति मुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना ही उचित नहीं समझा, इनको फुटकर कवियों में ही स्थान दिया, जबकि इनकी रचना कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से श्रेष्ठ रहती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है जिस प्रकार से इतिहास विजेता का ही होता है। हारने वाला कितने भी वीरता से क्यों नहीं लड़ा हो, जीतने वाला किसी मजबूरी से जीत गया हो, तो भी हारने वाले का इतिहास नहीं होता, जीतने वाले का इतिहास होता है। इतिहास लिखने वाले चंद धन और मान की लालसा में तथ्य और सत्यों को भी गोलमाल कर देते हैं। वही बात रीति मुक्त कवियों के साथ हुई है। रीति मुक्त कवियों में घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम, रसखान आदि रहे हैं, जो रीति बंधन से मुक्त होकर के श्रृंगार की रचनाएं भी की हैं, वैराग्य की रचनाएं की हैं, नीति की भी रचनाएं की हैं, भक्ति की भी रचनाएं की हैं। और तो और इस परंपरा में, चूंकि मैंने शुरुआत में ही आपको संकेत किया था कि एक चरित्र और भी है प्राचीन, राजुल का चरित्र है, उसकी 12 मासी रचनाएं बहुत हैं, उसमें पूरी रीति मुक्त परिपाटी का निर्वाह हुआ है। सीता की 12 मासी आई है, लेकिन कभी रीति मुक्त परंपरा में इसको पढ़ाया नहीं जाता। राधा की विरह का वर्णन इसमें आता है, पर यहां पढ़ने को नहीं मिलता है। ऐसी उत्कृष्ट भावों की व्यंजनाएं रचने वाली रचनाएं प्राप्त होती हैं। अब चूंकि इस विषय पर नए शोधार्थी कार्य करेंगे तो और भी आयाम खुलेंगे। रीति मुक्त कवियों की विशेषताएं आचार्य शुक्ल ने जो बताई हैं वो मुख्यतः 2 भागों में बांटी जा सकती हैं। नंबर 1, रस, भाव, नायक नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता, जिसमें नायक नायिका अलंकार से परे अलग होकर के वो कविता लिखी गई, वो मुक्त है। दूसरी मार्मिकता एवं मनोहरता का बाहुल्य जिन रचनाओं में वो दूसरा आता है। मतलब एक में तो उन्होंने रीति की परिपाटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो रचनाएं, और एक उससे भी और गहराई में जाकर के मार्मिकता और मनोहरता के बाहुल्य से रचनाएं करते हैं, जो कि इनको आचार्य शुक्ल ने तो ऐसी घनानंद की रचनाओं पर दीवाने हो जाते हैं और घनानंद को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध कर देते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी प्रेममय उल्लास और हार्दिक अनुराग को व्यक्त करने वाले कवियों की एक लंबी सूची दी है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इस लाइन में द्विजदेव का भी नाम उन्होंने जोड़ा है।
और नाम भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, कृष्णचंद्र शर्मा आदि सभी अपनी अपनी सूची में उपरोक्त कवियों को, घनानंद आलम, बोधा ठाकुर आदि कवियों को प्रमुखता से रेखांकित कर गए हैं। इस प्रकार से रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा, 3 प्रकार की परंपराएं यहाँ पर प्राप्त हैं। अब हम एक एक परंपरा का वर्णन इसमें से करते चलेंगे। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे कि कैसे रीतिबद्ध प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी काव्य चेतनाएं क्या हैं। आज की वीडियो में इतना ही।